हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session we have discussed about TD tag, TH and TR tag, T head tag, T foot tag, T body tag, advantages of HTML and limitations of HTML. In today's session, we will discuss about introduction, जिसमें हम HTML, DHTML के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे that how they form the base of your CSS. Then static versus dynamic web pages, CSS, benefits of CSS, adding style sheets to a web page, linking external style sheet with a web page, CSS elements and properties जिसके अंदर आपके fonts, टेक्स्ट ये सब आ जाते हैं, यहाँ तक कि आपके मार्जिन्स और पैडिंग भी कवर होती है. एंड द लास्ट विल बी लिमिटेशंस ऑफ CSS. I know that we are a bit late to bring this session and I want to apologize for that. Due to some unavoidable circumstances, we were not able to provide you with this session. और बहुत से बच्चों ने इसके लिए हमें रिक्वेस्ट किया हुआ है. वी विल ट्राई नॉट टू रिपीट इट अगेन. आपको आगे कभी ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे अगर आपको कहीं भी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो. तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं. तो आज का पहला सेशन जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन. HTML के बारे में तो हम सब जानते हैं कि HTML क्या है. HTML की हम प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ भी चुके हैं और HTML के लिए में हम लोग प्रॉपर कोडिंग भी कर चुके हैं कि कैसे HTML का इस्तेमाल करके हम लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं. तो जब हम HTML की बात करते हैं तो कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि HTML एक्चुअली है क्या, एक लैंग्वेज है या कोई टेक्नोलॉजी है. लेट मी मेक इट क्लियर टू यू that HTML is not the only technology to design web pages. HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक टेक्नोलॉजी भी आप उसे कह सकते हैं, बट इज नॉट द ओनली वन. ये केवल अकेली ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके बेस पर हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं. देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस. इट इज लाइक अ बेस. ये एक बेस की तरह काम करती है. जैसे कि जब हम एक अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं हम लोग. तो इसी तरीके से जब वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है तो HTML भी वहाँ पर एक बेस का, एक नींव का काम करती है. ऑन विच मैनी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू क्रिएट अ बेटर लुकिंग एनरिच्ड वेब पेजेस. जिसके ऊपर बहुत सारी वेब टेक्नोलॉजीज रखी जाती हैं, यानी कि HTML को एक बेस बना के ही बाकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसा वेब पेज बनाने का जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा हो और एनरिच्ड हो, यानी कि वट एवर वी वॉन्ट टू इंक्लूड इन अवर वेब पेजेस दैट ऑल कैन बी इंक्लूड इन इट एंड दैट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस. अगर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी हो तो कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, खास तौर से आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स जो होती हैं या और कोई प्लेटफॉर्म आप देखना चाहें तो ये सब क्या होता है, केवल एक HTML से डिज़ाइन नहीं होती, उसमें हम अलग तरह की लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर HTML, DHTML केम, दैट इज नोन एज डायनेमिक HTML, जिसे हम डायनेमिक HTML के नाम से जानते हैं. डायनेमिक HTML ना तो एक लैंग्वेज है ना ही कोई वेब स्टैंडर्ड है. ये क्या है, एक ऐसा नेम है जो कि किसको दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम वेब टेक्नोलॉजीज. जो एक तरह की वेब टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है DHTML. और इस पर्टिकुलर नेम के अंदर व्हाट अदर वेब टेक्नोलॉजीज आर, दे आर योर HTML, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड CSS. तो जो CSS के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम इसमें कवर करेंगे CSS को लेके, वो सारा आपका DHTML का ही पार्ट है. Then came static versus dynamic web pages. There are two types of web pages on your internet, or you can say on your website. One is static web pages
and other is your dynamic web pages. We will make you clear about the difference between these two web pages in the difference that we have stated over here. The first is in static web pages, pages will remain same. जो pages होते हैं वो एक जैसे रहते हैं until someone changes it manually. जब तक कि कोई person उसको manually change नहीं करता, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं. It means once designed, they remain same. In dynamic web pages, content of pages are different for different visitors. अलग अलग visitors के लिए जो pages में content होता है वो अलग अलग होता है. Static web pages are simple in terms of complexity. अगर हम complexity के terms में बात करें तो static web pages बहुत ही ज़्यादा simple होते हैं. It means they are not that much complex. आपको उन्हें देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये जो है बहुत आसानी से डिज़ाइन हो गया होगा या बहुत आसानी से बन गया होगा. Whereas dynamic web pages are complicated. लेकिन dynamic web pages जो होते हैं वो complicated होते हैं. They takes time in their design. Static web pages takes less time for loading. Static web pages बहुत कम समय में लोड हो जाते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं. Whereas dynamic web pages takes more time for loading. In static database is not used. इसमें database की ज़रूरत नहीं होती. Whereas dynamic use database. Static web pages are written in your languages like HTML, JavaScript, CSS. Whereas your dynamic web pages are written in CGI, Ajax, ASP, ASP.NET and many more. Static web pages does not contain any application program. इनमें कोई application program नहीं होता, जबकि dynamic web pages जो होते हैं वो application program का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग services के लिए. Static require less work and cost in designing them. इनमें काम कम चाहिए होता है और यहाँ तक कि इनको डिज़ाइन करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होती है. Whereas dynamic web pages require more work and cost. जबकि dynamic web pages को क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ती है. What is CSS? Now we will study in detail कि actually CSS क्या होता है. सबसे पहले जो हमारे CSS होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज स्टाइल शीट, कि स्टाइल शीट होती क्या है. अ स्टाइल शीट इज अ फाइल कंटेनिंग फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दैट डिफाइन ओवरऑल लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट. स्टाइल शीट क्या होती है? एक तरह की फाइल होती है जिसमें सारी फॉर्मेटिंग गाइडलाइन स्पेसिफाई कर दी जाती हैं सो दैट वी कैन डिफाइन that how our whole document is going to look like, कि हमारा पूरा document जो है वो कैसा दिखने वाला है. CSS, as I had already told you, it stands for Cascading Style Sheet. It is a programming specification markup language used for web development. ये एक तरह की specific programming markup language होती है जो कि web development के लिए इस्तेमाल की जाती है. It uses some rules that are known as styles to determine visual look of contents of a web page. और ये rules का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि एक वेब पेज को हमें किस तरह का लुक देना है, कैसा वो व्यूअर्स को नजर आएगा. CSS set colors, fonts, backgrounds, borders, margins and even the placement of elements on a web page. CSS का इस्तेमाल करके हम लोग कलर्स सेट कर सकते हैं, फॉन्ट्स सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बॉर्डर्स कर सकते हैं, मार्जिन्स कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे एलिमेंट्स की क्या प्लेसमेंट होगी, वेदर दे विल बी इन लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, वेयर एवर दे आर, ये सब भी डिसाइड CSS करती है. अब हमने ये तो बात कर ली कि इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट. हमने ये भी जान लिया कि स्टाइल शीट क्या होती है. अब हम बात करते हैं कि कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग फुल फॉर्म तो बहुत आसानी से याद कर लेते हैं लेकिन उस फुल फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनका हमें पिक्चर ही क्लियर नहीं होता कि उनका मीनिंग है क्या. सो कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक वे और मैनर
in which the web browsers determine which styles to apply on a specific part of page. ये एक तरह का स्पेसिफिक तरीका होता है या कोई चीज़ को डिज़ाइन करने का वे होता है जिससे कि हमारे वेब ब्राउज़र्स जो हैं वो ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से स्टाइल्स यानी कि रूल्स को हमें एक वेब पेज के किसी पर्टिकुलर हिस्से में अप्लाई करना है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारा वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया वेब पेज का कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, वी विल नॉट बी एबल टू डिज़ाइन एनी वेब पेज। तो उसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ CSS। अब आप पूछेंगे कि मैम ठीक है हम CSS करते हैं, हमारा ये चीज़ होती है, बट एक्चुअली व्हाट इज़ देयर एडवांटेज? तो उनके एडवांटेज क्या हैं, हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है CSS? So the first benefit that the CSS provides you is we define things once, हम एक बार चीज़ों को डिफाइन करते हैं उसमें, making it far more efficient than defining everything in HTML on every page। यानी कि जब हम HTML का पेज डिज़ाइन करते तो हम क्या करते थे, हर एक पेज पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते थे उसको सेम एक जैसा लुक देने के लिए या अलग अलग लुक देने के लिए। लेकिन CSS में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। इन CSS वी डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग ओनली वंस, इसे केवल एक बार हम उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द पेजेस आर डिजाइन इन द सेम वे। पेजेस डाउनलोड फास्टर समटाइम्स बाय एज मच एज 50%। पेजेस जो है वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं यानी कि 50% से भी कम समय में। डेवलपर्स हैव टू टाइप लेस कोड, जो वेब पेजेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं उन डेवलपर्स को लेस कोड टाइप करना पड़ता है। एंड द वेब पेजेस आर शॉर्टर एंड नीटर, और जो वेब पेजेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और नीटर देखने में और अच्छे सुंदर लगते हैं। द लुक ऑफ अ साइट इज केप्ट कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल द पेजेस, जो वेबसाइट की लुक होती है वो एक जैसी रखी जाती है हर पेज में। दैट वर्क ऑफ द सेम स्टाइल शीट, क्योंकि ये सब एक ही स्टाइल शीट पे किया जाता है। अपडेटिंग योर डिज़ाइन एंड जनरल साइट मेंटेनेंस, आपके डिज़ाइन को अपडेट करना, अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो, या अपनी साइट को आपको रेगुलरली मेंटेन करना है, दे हैव बिकम मच ईजियर। And errors caused by editing multiple HTML pages occur far less often। और जब हम HTML के बहुत सारे पेजेस डिज़ाइन करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, एरर्स बहुत ज़्यादा आते थे और उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बट विद CSS वी डोंट हैव टू डू एनी हार्ड वर्क, जस्ट इन सम simple steps we are able to update our design and even maintain our website। Adding style sheets to a web page. Now how you will add the style sheets to a particular web page? The purpose of CSS is to separate the style of a web page from its contents। CSS का पर्पस क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जो वेब पेजेस का स्टाइल होता है उसे उसके कंटेंट से अलग कर देते हैं। द स्टाइल ऑफ वेब पेज इज डिफाइंड थ्रू स्टाइल्स और रूल्स, और जो वेब पेज का स्टाइल होता है वो स्टाइल्स या रूल्स के थ्रू डिजाइन किया जाता है। CSS स्टाइल और रूल क्या होता है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि CSS कुछ रूल्स के ऊपर जिन्हें कि स्टाइल्स कहा जाता है उसके बेस पर वर्क करती है, बट एक्चुअली व्हाट दे आर। सो व्हाट अ CSS रूल इज, इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट इन अ स्टाइल शीट। एक स्टाइल शीट के अंदर एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, सिंपल सी, दैट आइडेंटिफाइज व्हाट शुड बी स्टाइल्ड, जो ये आइडेंटिफाई करती है कि हमें किस चीज को स्टाइल करना है, एंड हाउ दो स्टाइल शुड बी अप्लाइड, और कैसे उन स्टाइल्स को हमें अप्लाई करना है। तो जब हम ये कहते हैं कि व्हाट शुड बी स्टाइल, क्या स्टाइल होना चाहिए, तो वो सेलेक्टर होता है। उस सेलेक्टर में हमारे क्या आती हैं, हमारे टैग्स आते हैं HTML के, जैसे हेडिंग का टैग आता है, पैराग्राफ का टैग, बोल्ड का टैग, और कैसे हमें उसे डिफाइन करना है, दैट इज डेक्लेरेशन इन अ CSS। डिफाइनिंग स्टाइल और रूल। Firstly, what you have to do, you have to identify which tag you want to affect by the rule। आप क्या क्रिएट करने जा रहे हो और कौन से टैग को आपको इफेक्टिव बनाना है, कौन से टैग में आपको चेंजेस लाने हैं, ये आपको सबसे पहले पहचानना होता है।
सो द टैग विच इज टू बी इफेक्टेड, वो टैग जिसे हमें अफेक्ट करना है, जिसमें हमें चेंजेस करने हैं, दैट इज नोन एज सेलेक्टर इन CSS। उस टैग को हम लोग CSS के अंदर सेलेक्टर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग योर स्टाइल और रूल। तो उसका सिंटेक्स होता है आपका, पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर, then within curly brackets you write the property name and then you give the value, semicolon, second property name and then value। इसी तरीके से आप जितनी चाहे उतने प्रॉपर्टी नेम्स उनकी वैल्यूज के साथ सेलेक्टर टैग के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, H3 यानी कि हेडिंग 3, प्रॉपर्टी नेम है हमारा फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट हमने उसको दे दिया एरियल, यानी कि जो हमारी हेडिंग होगी H3 वो कौन से फॉन्ट में लिखी जाएगी, एरियल फॉन्ट में। और दूसरा हमने उसे दूसरी प्रॉपर्टी दे दी कलर, और वो कलर हमने उसे दिया रेड। और ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल सेलेक्टर्स करने हो, यानी कि हेडिंग 2, 4 और 6 इन तीनों में एक जैसी डिजाइनिंग देनी हो, तो उसके लिए भी आपको फॉन्ट फैमिली देनी होगी, कैनबेरा दे दीजिए, कलर ब्लू दे दीजिए। तो आप सिंगल सेलेक्टर में भी रूल अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल सेलेक्टर्स में भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस दैट हाउ यू वांट योर वेब पेज टू लुक लाइक। देन अभी हमने बात करी थी कि स्टाइल शीट्स को कैसे वेब पेज में ऐड किया जाता है। सो बेसिकली देयर आर 3 वेज ऑफ एडिंग स्टाइल शीट्स टू अ वेब पेज। 3 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं अपने स्टाइल शीट्स को। So CSS doing what? CSS is offering you 3 type of style sheets that may be linked to a web page, जो कि web page से link किए जाते हैं। And what those 3 types are? First is inline, that is styles are embedded right within the HTML code। स्टाइल्स क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट HTML कोड के साथ ही एम्बेड कर दिए जाते हैं, उनके साथ ही लिखे जाते हैं। Second is internal, it means styles are placed within the header information of the web page। वेब पेज की जो header information होती है उसके अंदर हम लोग अपने styles को mention करते हैं। And then we affect all corresponding tags on the page, और फिर हम पेज के अंदर जितने tags होते हैं उन पर इफेक्ट लेकर आते हैं। Third is external, styles are coded in a separate document। हम styles को एक separate document में create करते हैं और फिर उसको हम रेफरेंस कर देते हैं फ्रॉम विद इन द हेडर ऑफ द एक्चुअल वेब पेज। और एक्चुअल वेब पेज का जो हेडर होता है उसके अंदर हम जाके उस सेपरेट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। सो द प्रेसिडेंस ऑर्डर, प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी, तो यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है वो क्या होती है, पहले एक्सटर्नल होता है, फिर इंटरनल होता है और फिर इनलाइन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनलाइन स्टाइल्स। अभी तो हमने बस छोटा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया था कि ये तीनों क्या होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू दैट हाउ इनलाइन स्टाइल्स आर यूज्ड। इनलाइन स्टाइल्स हमने बात करी थी दैट दे आर क्रिएटेड विद इन द HTML कोड, कि ये HTML कोड के अंदर ही बनाए जाते हैं। Here declarations are enclosed in double quotes। इसमें जो हम declaration करती है वो double quotes के अंदर आते हैं और उसे हम कैसे specify करते हैं, value of style attribute, हम उसे style attribute की value कहते हैं। When inline styles are added to a tag, जब भी inline styles एक tag में add किए जाते हैं, they occur only for individual tag, वो केवल एक particular tag के लिए ही बनाए जाते हैं जहां पर हम उन्हें specify करते हैं और वो बाकी टैग्स जो कि पेज पर अवेलेबल हैं उनके साथ मैच नहीं करते। सो द सिंटेक्स फॉर योर इनलाइन स्टाइल्स विल बी, यू विल मेंशन द एलिमेंट और द टैग नेम, जो भी आपको वहां मेंशन करना है। देन यू विल प्रोवाइड द डेक्लेरेशन इन कोड्स हियर, लाइक आपका H3 टैग हुआ तो ये हम HTML के अंदर ही लिखते हैं इस तरीके से। उसके आगे हमने लिख दिया स्टाइल, जिससे ये स्पेसिफाई हो गया कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टाइल बना रहे हैं। देन इन डबल कोट्स वी हैव मेंशन फॉन्ट फैमिली इक्वल्स टू एरियल, राइट।
तो जैसे आपने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिया, इसी तरीके से आप इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि कलर मेंशन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज मेंशन कर सकते हैं, एनीथिंग. Keep this one thing in mind that I have given you as a note over here. Inline styles get precedence यानी कि priority over internal and external styles when multiple types of style sheets are used with the same web page. अगर एक ही वेब पेज के साथ मल्टीपल स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब इंटरनल और एक्सटर्नल से पहले हम लोग इनलाइन स्टाइल को इम्पोर्टेंस देते हैं. So let's perform the practical of inline style. For that, what we will do, first of all, open your command window and here you write notepad. Open your notepad and write your HTML code over here. मैंने आपको HTML कोड लिखना सिखाया था कि HTML कोड कैसे लिखना होता है. If you want to make it bold, you can bold it. यहाँ पे फॉन्ट से आप लेके इसको बोल्ड कर लीजिए. एंड एनी फॉन्ट स्टाइल यू कैन यूज फ्रॉम हेयर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली. सो आई एम मेकिंग इट 16 so that it is visible to you actually what I am typing. So हमने HTML कोड ले लिया अपना. देन HTML के अंदर हमारा आता है टाइटल. ओके, टाइटल में हम लिख लेंगे इनलाइन स्टाइल्स, क्योंकि हम इनलाइन स्टाइल्स के ऊपर अपना बना रहे हैं. देन क्लोज्ड टाइटल टैग. आफ्टर टाइटल टैग राइट बॉडी टैग. वैसे तो हेड टैग भी होता है, लेकिन हमें हेड टैग की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सो डायरेक्टली वी आर मेंशनिंग द बॉडी टैग ओवर हेयर. एंड देन इनसाइड इट आई एम मेंशनिंग द टेबल टैग, क्योंकि मैं टेबल बनाने जा रही हूँ. और टेबल के अंदर आप मेंशन कर दीजिए स्टाइल equals to, then in double quotes you have to write the declaration. Mention font family, you can write Arial, semicolon, font size. फॉन्ट का साइज आपको कैसा चाहिए? आई एम राइटिंग स्मॉल, कि मुझे स्मॉल चाहिए. एंड देन मेंशन TR टैग. अंडर दिस मेंशन योर TH टैग. TH टैग के अंदर आप दोबारा अगर स्टाइल करना चाहें, इनलाइन स्टाइल मेंशन करना चाहें, दैट यू कैन डू. तो इसके अंदर मैं कलर प्रोवाइड कर देती हूँ. कलर के स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि कईयों के माइंड में कलर के स्पेलिंग अभी भी वही पुराने वाले हैं. तो याद रखिएगा, इसमें से यू हट चुका है. देन आई एम राइटिंग राइटर्स नेम. Close your TH tag. Then again I am opening my second TH tag. In this again I am providing the color in style. So I just copy it and paste it over here and change the name of the color. Okay. Primary genre I have written. Close this tag again. HTML के अंदर आपको टैग्स का क्लोज करना ज़रूरी है. Now I am closing my TR tag. Right. Again I am creating a new tag of TR. And then I am mentioning again TH tag. आपको पता होगा TR और TH
टैग किस लिए होते हैं। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, क्योंकि पहले के सेशंस में मैं आपको हर एक टैग का डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ कि हर एक टैग जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो मैं अब डाटा मेंशन कर रही हूँ जो कि मेरा इंक्लूड होगा मेरी टेबल में। अगेन क्लोज दिस tr टैग। इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ टू क्रिएट योर CSS शीट। मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी मैं यहाँ पे अपना डाटा फीड कर रही हूँ दैट आई वांट टू बी डिस्प्लेड इन माय टेबल। Then in tr tag I am mentioning the style and then I am changing the color of this. I am making it red. ठीक है, तो आप ये देखिएगा जितने भी टैग्स के अंदर हम लोग जितने भी स्टाइल्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, इनलाइन स्टाइल्स हैं, क्योंकि HTML कोड के अंदर ही हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और HTML के अंदर आपको हर एक टैग की क्लोजिंग देनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि जो टैग क्लोज नहीं होगा वो ढंग से फंक्शन भी नहीं करेगा। नाउ आई हैव fed all my data and so I am closing my table tag. And then I am providing you with the paragraph tag, and then I am creating another table. So another table if you have to create, so again you have to mention the table tag, right? I am making this table as a simple one, जिससे कि आपको पता लगे कि क्या डिफरेंस है जब हमने इनलाइन स्टाइल्स मेंशन करे थे और जब हमने इनलाइन स्टाइल्स मेंशन नहीं करे थे। So I am putting the same information over here so that you can easily identify where the actual difference is. That's why I am creating it totally same. Close your tr tag. Again open it. Mention the data inside it. तो आप देखिएगा, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली हम क्या डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं आपको। इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड, इतना हार्ड नहीं है ये।
वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश आवर कोड, जस्ट हमारा कोड अब फिनिश ही होने वाला है, एंड देन वी विल रन अवर दिस पेज, फिर हम अपना ये पेज रन करेंगे. नाउ क्लोज योर टेबल टैग and then close your body tag as well as your HTML tag. Okay, so Control S. We will save this code in our HTML folder with the name inline style डॉट txt. पहले मैंने txt से सेव कर रही हूँ इसे. ओके, और फिर मैं इसको सेव करूँगी HTML के नेम से. सेव एज का ऑप्शन लेके सेम नेम रहेगा इसका, बस हम HTML लिख देंगे इसमें और इसको मैं कर दूँगी सेव. नाउ कम टू द डेस्कटॉप एंड ओपन योर HTML फोल्डर, जो आपको HTML फोल्डर डेस्कटॉप पे दे रखा है. And here you can see you have the name inline style.html. double click on it. डबल क्लिक से वो टेक्स्ट फाइल ही ओपन कर रहा है, तो इसको आप ओपन विद कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लीजिए. तो देखिए ये हमारी टेबल है. तो हमने जो अपने इनलाइन स्टाइल से अप्लाई करते उसमें हमने ब्लू कलर दिया था, राइटर नेम को, प्राइम जेनरे को ग्रीन कलर दिया था, और युग और नॉन फिक्शन जो हमारी लास्ट रो थी उसमें हमने इस डाटा को रेड कलर प्रोवाइड किया था. तो ये सारे चेंजेस हमने इनलाइन स्टाइल्स के थ्रू अपनी टेबल में करे हैं, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली HTML के जो टैग हैं उन्हीं के अंदर अपने स्टाइल को मेंशन कर दिया था. और जबकि हमने जो अपनी दूसरी टेबल क्रिएट करी है इसमें देखिए हमारे जो भी डाटा है वो सेम सिंपल डिस्प्ले हुए हैं जैसे कि HTML कोड में डिस्प्ले होते हैं, विदाउट अप्लाइंग योर इनलाइन स्टाइल्स. अभी आपको यहाँ पे आपकी टेबल का कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, बिकॉज वी हैवेंट मेंशन द बॉर्डर एट्रीब्यूट इन आवर टेबल टैग, जैसे कि हम HTML में मेंशन करते हैं. दैट्स वाई वी आर एबल टू सी आवर टेबल्स इन दिस फॉर्म. और अगर हम बॉर्डर मेंशन कर देते हैं तो आप इसका बॉर्डर देख पाएंगे. तो चलिए एक बार बॉर्डर मेंशन करके देख लेते हैं अपने कोड में, जहाँ पे हमने टेबल टैग लिया है. तो हम इसके अंदर अपना बॉर्डर टैग मेंशन कर रहे हैं. बॉर्डर इक्वल्स टू, हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं 1. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे इसमें कोई चेंजेस आया कि नहीं. तो देखिए हमारा ये बॉर्डर बन गया है. इसी तरीके से आप ऊपर वाली टेबल में भी अगर बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो आप ऊपर वाली टेबल में भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. मेंशन सेव दिस फाइल एंड देन रिफ्रेश दिस पेज. तो इसमें भी आपका ये बॉर्डर बन गया है. तो इस तरीके से आप अपने इनलाइन स्टाइल्स को अपने HTML कोड के साथ ही इंक्लूड करके एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. देन इज अवर इंटरनल स्टाइल्स. अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की, जो कि है हमारे इंटरनल स्टाइल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज एम्बेडेड स्टाइल्स. इनको हम एम्बेडेड स्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं. सो दीज स्टाइल्स आर एप्लीकेबल टू द एंटायर वेब पेज. ये स्टाइल्स जो होते हैं ये पूरे पेज पर अप्लाई किए जा सकते हैं, जिस भी वेब पेज पे आप इन स्टाइल्स को मेंशन करेंगे. वी यूज स्टाइल टैग टू कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेज. इसमें हम स्टाइल टैग का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि इसमें पूरे पेज के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर दी जाए. सो द स्टाइल एलिमेंट मस्ट हैव दिस टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS. ये एक एट्रीब्यूट होता है किसके लिए, ब्राउजर्स के लिए, सो दैट दे आर एबल टू रीड योर स्टाइल रूल्स. So to embed a style sheet, we use the style tag only within what your head tag. क्योंकि head tag क्या होता है, पूरे वेब पेज के लिए होता है. तो आप क्या करेंगे, head tag के अंदर ही अपने style tag को मेंशन करेंगे और उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन कर देंगे. How
First of all, let's understand the syntax of your internal styles. First we have the head tag. हेड टैग के अंदर हमने क्या किया, अपना स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग के अंदर हमने मेंशन कर दिया टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS. आफ्टर मेंशनिंग इट वी विल राइट द CSS रूल्स, जो भी हमें रूल्स अप्लाई करने हैं, एंड देन वी विल क्लोज द स्टाइल टैग एज वेल एज योर head tag. For example, in style type you are writing this, and then the declaration, the rule that you are mentioning, it will be h3, and then in curly brackets you will write font family, color, font size, anything, and then you will close your style tag and head tag. So how you will do it practically, let's see. In the same style sheet, I am doing what? I am taking the head tag just after the title tag. I am mentioning head over here. And as I had written inline styles, I am writing here internal styles, because we are using internal styles right now. And inside the head tag, mention your style and then write type equals to, within inverted commas, write text oblique CSS. Okay, you can write CSS in as well as small, and then mention over here table, make curly brackets, and inside table write this font family equals to Arial, font size equals to small, and I am taking one more value, that is color, and color I am taking blue, right? And after this close your style tag and then close your head tag. ये आपका क्लोज हो गया. And then remove this inline style from here. ये inline style आप यहाँ से हटा दीजिए, because only then you will be able to understand what internal styles are. You will be able to have the clear view of it. आप उसका एक clear view देख पाएंगे. So remove all the styles from other tags if there are any. Okay, so I have removed them, and then I will save my file as internal style.txt, and then again save it as internal styles.html. हम इसको दो तरीके से क्यों सेव कर रहे हैं, बिकॉज HTML में तो आपका डायरेक्ट वेब ब्राउज़र हो जाता है, जबकि जब TXT की फाइल होती है तो वो टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में सेव होती है, जिसको आप बाद में एडिट कर सकते हैं. आपको बार बार अपनी HTML फाइल को नोटपैड में कन्वर्ट करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, सो मूव टू द फोल्डर वेयर वी हैव सेव्ड दिस. So we have over here internal style.html, and I am opening it with Google Chrome. So this is your internal styles. आपने क्या किया था, हेड टैग के अंदर ही अपना स्टाइल मेंशन करके दे दिया था कि टेबल में आपको किस तरह का डाटा चाहिए. तो इसमें उसने आपको वो सारा डाटा, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज स्मॉल और कलर ब्लू आपको प्रोवाइड कर दिया है. So this is your internal styles. Next is our external styles. External styles carries the same information as your internal style sheet contains, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, कुछ कुछ सेंस में. External style sheet is contained in its own text file. जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है अपनी खुद की टेक्स्ट फाइल में होती है, और फिर इसे बाद में एक वेब पेज के अंदर से रेफरेंस किया जाता है.
देयर इज नो स्टाइल टैग और एट्रीब्यूट, इसमें कोई स्टाइल टैग नहीं होता, कोई एट्रीब्यूट नहीं होता. इट इज जस्ट अ सिंपल कलेक्शन ऑफ योर सी एस एस रूल्स एंड इट हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट सी एस एस, यानी कि आप नोट पैड के अंदर ही अपने सारे रूल्स मेंशन कर देंगे और उस फाइल को डॉट सी एस एस नाम से सेव कर देंगे. सो creating and saving external style sheet is like creating your css file. So you have to do what, you have to open the notepad, then you have to type all the css rules that you want to define in your web page with the syntax selector and then property and then value as we are writing till now, and then you have to save your file with an extension dot css. After linking your html code to a style sheet, सेव योर वेब पेज. जब आप अपने HTML कोड को एक स्टाइल शीट के साथ लिंक कर देते हैं तो अपने वेब पेज को आप पहले सेव करिए और फिर उसे रीलोड करिए अपने ब्राउज़र में, सो दैट यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर एक्सटर्नल स्टाइल शीट. जैसे कि आपने अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में अपने रूल्स मेंशन किए होंगे. So for that what you have to do, you first of all have to create a external style sheet, and how you will create it, I am going to the same notepad file, erasing all this data. ये सारा डाटा मैंने इरेज कर दिया है. एंड नाउ आई एम मेंशनिंग माय टैग्स ओवर हेयर. मैं सारे रूल्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. मेंशन ईच एंड एवरीथिंग कि बॉडी के अंदर आपको क्या चाहिए. लाइक आई वांट बैकग्राउंड, मुझे चाहिए क्यान कलर का. मार्जिन आई वांट, और मार्जिन मुझे कहाँ चाहिए, टॉप पे पुट द वैल्यू एंड पुट सेमीकोलन. आफ्टर दैट H1 inside it mention all the things that you want, bold, and then text alignment, center, color, what color you want, red, and then font family, Canberra, एनीथिंग यू कैन मेंशन. जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. आफ्टर दिस हेडिंग 2, हेडिंग 2 के अंदर आप मेंशन करिए व्हाट यू वांट. फॉन्ट साइज स्मॉल, font weight, italic, color blue, paragraph, margin bottom, margin top, after mentioning all the properties with their values, save your file as, click on save as, and then
name is as external.css, and before saving it, do one more thing. Create a folder named as css, open that folder and save this css file inside that folder. क्योंकि अगर आप css का फोल्डर नहीं बनाते और उसके बाहर कहीं इस फाइल को अगर आप सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी वर्क नहीं करेगी even after the linking. So best is that first of all create the folder as css and inside that particular folder create your .css file. So as our this .css file has been created, what we will do, we will go to our HTML folder and from here we will open our text file that was named as internal style.txt before. Open this file and inside this what we will do, we will try to link our .css file. For that the next topic is linking external style sheet with web page. कि अगर आपने एक बार अपनी स्टाइल शीट डिज़ाइन कर ली एक्सटर्नल तो उसको आप वेब पेज के साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. So what you have to do, firstly you have to create your desired web page by writing the HTML code that whatever you want, and then you have to save that file with your .html extension. Then you have to create your external style sheet that you have already created with the extension .css. And after doing both these things, you have to do what? You have to open your HTML file again, that is to be linked. And then under the header section, that means within your head tags, you have to mention a link tag in which your following three attributes should be there. Rel, that is your relation, कि आपका जो फाइल है उसका क्या रिलेशन है, तो आपको उसमें लिखना है स्टाइल शीट. देन यू हैव टू राइट द टाइप कि किस तरह की फाइल है आपकी. इन दैट यू हैव टू राइट टेक्स्ट ऑब्लिक CSS एंड देन यू हैव टू राइट द हैव, दैट इज sample.css. हैव यानी कि हाइपर लिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपने HTML की कोडिंग में देखा होगा. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर ऑलरेडी ओपनिंग द फाइल दैट इज देयर, जो कि हमने इंटरनल स्टाइल शीट के नाम से क्रिएट करी थी. तो ये हम लोगों ने फाइल खोल ली है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हेड टैग के अंदर ही हम लोग अपना मेंशन कर रहे हैं. कौन सा टैग? लिंक टैग. और लिंक टैग में हम लोगों को क्या देना है, सबसे पहले तो रिलेशन देना है. तो रिलेशन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, स्टाइल शीट. और उसके बाद हमें देना है क्या, टाइप, कि क्या टाइप है हमारी फाइल का. तो टाइप में आप लिखेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक CSS और फिर आपको देना है हैव. तो हैव के अंदर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी फाइल का नेम देंगे, जिस भी उसके साथ आपने नेम के साथ इसको सेव किया हो. तो हमने बनाई थी अपनी फाइल external.css and after that you have to close it. Okay, and then save this file as external style.html और इसको हम HTML फोल्डर के अंदर ही सेव कर रहे हैं, तो इसको आप सेव करिए. ओके, and then go to that particular folder where you have saved your file, and then this is the file with your external style name. Double click on it. So you can see over here the changes, जो भी changes हमने अपनी external style sheet में mention किए थे, जिसको कि हमने .css के नाम से सेव किया था, वो सारे changes अब हमें हमारे वेब पेज पर दिखाई दे रहे हैं. जो भी हमने दिया था उसके अंदर हमने हेडिंग 1 को कहा था कि हमारी ये सेंटर में होनी चाहिए, तो ये सेंटर में है. उसको कलर हमने रेड प्रोवाइड किया था तो वो रेड में है. सेकेंड हेडिंग को हमने ब्लू कलर प्रोवाइड किया था तो वो ब्लू में है. और बैकग्राउंड में हमने कलर दिया था क्यान, तो वो क्यान आ चुका है कलर यहाँ पे. तो इस तरीके से आप एक्सटर्नली एक फ़ाइल को क्रिएट करके उसमें सारे CSS रूल्स मेंशन करके फिर उसे वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं. सो here you can have the proper look of your third way, that is your external style sheet.
देन इज आवर CSS एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हमने जो 3 तरीके किए उसमें हमने कहीं ना कुछ एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है, बट नाउ हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी इन डिटेल। यहाँ पे हम हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग इज योर यूनिवर्सल सेलेक्टर। सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो इसमें हम ये जान सकते हैं दैट अ रूल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज। एक ऐसा रूल जो कि एक वेब पेज के सारे एलिमेंट्स में अप्लाई हो सकता है, उसे हम यूनिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल आपको पता है जो पूरे तरीके से अप्लाई किया जा सके, तो इसी तरीके से CSS में भी आपका एक यूनिवर्सल रूल होता है। इस रूल में what we have to do, we have to use the universal CSS selector that is your asterisk mark in place of the selector। यानी कि अभी तक तो हम सेलेक्टर लिखते थे, यानी कि या तो हमने टेबल लिख दिया या H1 लिखा या H3 लिखा या पैराग्राफ टैग लिखा। अब अगर हमें क्या करना है, ओवरऑल चेंजेस करने हैं, तो हमें वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेलेक्टर की जगह अपना एस्ट्रिक मार्क का इस्तेमाल करना है और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसके लिए प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। As in the example we have mentioned over here the asterisk mark, and then inside the curly bracket we have mentioned the property name, that is font size, and the value 18 pixel we have provided. The second is colors and background. So in colors and background we have different categories and different properties also. The first property is if you have to specify the foreground color, then what you have to do, you have to use the color property. For that you have the syntax selector, and then inside the brackets, that is curly brackets, you have to mention the property name and then the value. For example, like we have taken the heading 2 as selector, and then color we have mentioned over here in the form of symbols and numbers. But if you don't want to mention it in this form, you can also directly write the name of the color. So let's apply this. As you already know, we have 3 ways of applying it, like inline, internal and external. So we are using the internal method over here, and for that, inside the head tag you have to mention the style tag. So we are using the style tag over here, and then inside the style tag we will mention our things, that what we want to do. So for heading 2 we will mention color red, like this. After this you can check whether the changes have taken place or not. So open your file. So your heading 2 is in red color right now. The second property is specify background color through background color property. So if you have to specify the background color of your sheet, then you have to use the background color property. For that you have to take any selector, then you have to write the property name, and then you have to provide the value. So again, inside our style tag we are going to write the selector body. Within the curly brackets write background color, and then provide the value as yellow. Save this and check your result over here. So you got yellow background. Then the third property is specify background image. So if you have to specify the background image, for that you have to use the property background image. And so in place of background color you write background image as the property name, and then after that you have to write the URL, and then within the small brackets and inverted commas you have to write the name of the image. The one thing that you have to keep in your mind over here is कि अगर आपकी इमेज सेम फोल्डर के अंदर है तो आपको सिर्फ नेम स्पेसिफाई करना है इमेज का। अदरवाइज अगर किसी और फोल्डर में आपकी इमेज है तो आपको फुल पाथ इमेज का प्रोवाइड करना पड़ेगा। And if you are taking the image directly from the internet, then you have to mention the internet URL of the image. So here
we are going to do what? In the same body we are mentioning our background image property name, then write URL, take small brackets, inverted commas, and then write the name of image. Let's see whether this is going to work or not. So दिस इज़ वर्किंग, क्योंकि जो हमारी इमेज थी वो प्रॉपर एक ही सेम ही फोल्डर में थी जहाँ पर हमने अपनी शीट सेव कर रखी है HTML के उससे, तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है. नाउ इफ़ यू टेक इमेज फ्रॉम सम अदर फोल्डर, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to right click on an image, go to properties and copy the path from there, paste that path over here, and then the name of the image. Save this and check the changes. Okay, so your changes have been applied. तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं. ठीक है, और अगर आप इंटरनेट से URL लेते हैं कोई, मान लीजिए यहाँ से आप किसी भी इमेज का कॉपी कर लीजिए, कॉपी इमेज एड्रेस and then paste that image address over here. ठीक है, लेकिन साथ के साथ अगर आप करते हैं तो आपको क्या इमेज का नेम भी पता होना चाहिए. अगर आपको इमेज का नेम नहीं पता है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट प्रोवाइड यू विद एनी रिजल्ट्स. ये आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अभी मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा और मेरे पास यहाँ पे इमेज का नेम नहीं है. तो मैं इसको सेव करके एक बार रन करा के देखती हूँ, तो इसने डिस्प्ले कर दिया है. यानी कि इसका मतलब जो हमारा इमेज का नेम था वो हमारे URL में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है. और ये रिज़ल्ट आपका तभी डिस्प्ले होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से वर्क कर रहा हो. अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है तो आप इमेज के जो भी URL इंटरनेट से लेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ फोर्थ, रिपीट बैकग्राउंड इमेज थ्रू बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी. अगर आप बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इसमें आपके पास क्या होती हैं, 4 वैल्यूज़ होती हैं. रिपीट x, फॉर दैट विल डू व्हाट, इट विल रिपीट योर इमेज हॉरिजॉन्टली. रिपीट y, it will repeat your image vertically. Only repeat if you are using, it will repeat your image both horizontally and vertically. And if you are using no repeat, then it will not repeat your image at all. So for that you have inside the body selector you have to mention body repeat property name, and then you have to write over here the value. So what we are going to do, we are going to remove this background image, and here we are going to write background repeat, and then I am writing repeat x. ठीक है, तो मैं ये इस्तेमाल तो कर रही हूँ, लेकिन हमने क्या देखा था कि वो इमेज को रिपीट करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कलर की ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेनी पड़ेगी, और बैकग्राउंड इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, URL लेना पड़ेगा और यहाँ पे इमेज का नेम देना पड़ेगा. सेव दिस फाइल एंड चेक. ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया है, ये आपकी इमेज को रिपीट कर रहा है. अगर आप देखें तो यहाँ साइड से आपकी ये इमेज जो है वो कट हो रही है,
यहाँ पर ये पेंसिल जो है आपको हाफ दिख रही होगी और उसके आगे से आपकी इमेज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रिपीट करेगा इमेज को। अगर हम यहाँ पर रिपीट एक्स की जगह नो रिपीट लिखें, देन लेट्स सी वेदर इट इज रिपीटिंग और नॉट। तो देखिए ये हमारी इमेज को रिपीट नहीं कर रहा है, साइड में आपका जो पेज है वो वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है। Then the fifth property is your specify all properties of background through background property। अगर आपको बैकग्राउंड के लिए जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, इफ़ यू डोंट वांट टू रिपीट दैम सेपरेटली और आप चाहते हैं कि वो सारी एक ही बार में अप्लाई हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट। अगर आप इनको अलग अलग लिख रहे थे अभी तक, अगर आप इनको इकट्ठे लिखना चाहते हैं देन यू कैन डू इट इन वन सिंपल स्टेप, दैट इज राइट बैकग्राउंड एंड देन मेंशन कलर, then URL of the image and then write repeat value. In this way you can do this. So let's see whether this will work or not. तो हम यहाँ से अपना ये सब हटा देते हैं, हमने डायरेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड लिया है और इसके आगे हम मेंशन कर देते हैं अपने कलर्स। कैन हमने लिया, उसके बाद हम URL मेंशन कर रहे हैं अपना, and after this we are mentioning what, repeat property. Save this and check whether this is working or not. तो आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है देखिए वर्क कर रही हैं। ये आपका बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट था, साइड में रिपीट हो गया है। ठीक है, URL इसने हमारे इमेज का ले लिया है और अगर हम इमेज का URL हटा देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करनी पड़ी, आपने एक ही बार में सारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर लिया। देन नेक्स्ट इज योर फॉन्ट्स। थर्ड एलिमेंट जो है आपका वो है फॉन्ट्स एंड द प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस इज, फर्स्ट, for the preferred set of font you have to use font family property. In that you have to mention the font family property name and then you have to provide the value like this. Okay, so let's do it. In H2 we have already done, so we are taking H3, take your curly brackets and inside it you have to write what, font family, and then you have to write the name of the family. So font family I am writing and then Times New Roman comma sans serif, इसी तरीके से मेंशन है यहाँ पे। सेव इट एंड देन चेक। ओके, तो हेडिंग 3 जो है वो आपकी वो चेंज हो गई है। इसी तरीके से अगर आप इसको एरियल ले लेते हैं, चेक इट, तो ये आपकी हेडिंग जो है वो एरियल में कन्वर्ट हो गई है। दिस वे यू कैन प्रोवाइड द फॉन्ट फैमिली, राइट। Then the next property is your, for the style of font you have to mention font style property. So let's check it. Heading 3 I am writing font style and bold I am doing. Save and check. Okay, तो एरियल आपकी ऑलरेडी बोल्ड होती है तो इसलिए यहाँ पे बोल्ड वर्क नहीं किया है, तो हम इसको इटैलिक करके देख लेते हैं।
तो ये आपकी इटैलिक होगी, हल्का सा स्लांटिंग आ रही है ये आपकी। थर्ड इज if you have to specify the appearance whether you want your fonts to look normal or small caps. For that you have to use a font variant property, like over here in the example for H3 we have used font variant small caps, and for H5 we have used font variant normal. So let's check over here. Font variant small caps we are using, and for H4 font variant we are using normal. Save and check. Okay, then fourth property we have, if we have to specify the text heaviness then font weight property is used for it. तो आप उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं और उसको डायरेक्टली नॉर्मल भी लिख सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करती हूँ पैराग्राफ के लिए। फॉन्ट वेट, और मैंने इसको ले लिया बोल्डर। तो हमारे पैराग्राफ में कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं? तो देखिए हमारी लास्ट लाइन जो थी वो हमने पैराग्राफ में ली थी, तो वो पहले सिंपल लिखी हुई थी, अब वो बोल्ड नज़र आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ योर साइज़। अगर आपको अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना हो तो आप फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो आप वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपके 4 साइजेस पॉसिबल होते हैं, px, pt, परसेंट और em। तो अगर मैं अपने पैराग्राफ टैग में फॉन्ट साइज लेती हूँ और फॉन्ट साइज में कर देती हूँ 16px, देन व्हाट विल बी द चेंज? तो अभी वो मेरा 16px में ही है बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक, तभी वो चेंज नहीं हुई है वैल्यू। अब इसी को अगर मैं 25 कर दूँ तो वो आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ भी कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज कंपाइलिंग ऑल द प्रॉपर्टीज थ्रू फॉन्ट प्रॉपर्टी। अगर फॉन्ट प्रॉपर्टी के थ्रू आप सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि अभी हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को इकट्ठे किया था, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी इन सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठे कंपाइल कर सकते हैं यूजिंग योर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और इसमें आपका ऑर्डर क्या रहता है वैल्यूज़ का? पहले आता है फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट वेरिएंट, देन फॉन्ट वेट, फिर फॉन्ट का साइज और फिर फॉन्ट का फैमिली। तो इसमें हम लोग अपना पैराग्राफ टैग के अंदर जो अभी तक हमने ये मेंशन किया था, इसके अंदर हम अपना ये चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को एक ही उसमें अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, ये सब कुछ तो रिमूव करना है और सिर्फ फॉन्ट लिखना है। उसके आगे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे फॉन्ट स्टाइल, जो कि हम इटैलिक ले रहे हैं। देन स्पेस, font variant, you can take small caps। फिर आप लेंगे फॉन्ट का वेट, फॉन्ट साइज, एंड लास्ट जो है वो आपका बचता है फॉन्ट फैमिली। वो आप फॉन्ट फैमिली लीजिए, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आप ले सकते हैं वर्डाना। देन पुट सेमीकोलन, सेव दिस फाइल एंड चेक द चेंजेस। तो आपकी जो लास्ट लाइन थी पैराग्राफ वाली, वो देखिए उसमें चेंजेस हो गए हैं, स्मॉल कैप्स हो चुका है, उसमें आपकी वर्डाना फैमिली अप्लाई हो चुकी है, साइज उसका 23 पिक्सल हो चुका है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ योर फोर्थ इज़ योर टेक्स्ट। In the text also, if you want to apply some changes, that also you can do. The first one is text indentation, that you can do through text indent property.
and for that you have to use the name of text indent property name, and then you have to provide the value. Now here in the paragraph, like, you use text indent and then provide 30 px. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका स्पेस आ गया। देन इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सबको पता है, लेफ्ट राइट जस्टिफाई जैसे आप करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, उसमें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ये यूज़ करते हैं अपना H5 में। inside it write text align and then you can mention justify semicolon save and check। ठीक है, जस्टिफाई की जगह आप राइट ले सकते हैं। तो आपकी देखिए हेडिंग 5 जो लेफ्ट में थी अब वो राइट में शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में अलाइनमेंट भी शो कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज if you want to add effects to your text, then you have the text decoration property, and for that you use underline, line through and overline. Three things you have that you can use. So inside our H3 we are using text decoration and we are using underline. Then is line through. Again use text decoration in some other heading and use line through. And then the last one you have overline. So overline we are going to use in some other. Now let's check the changes. तो देखिए हमने जहाँ पर अंडरलाइन किया था वो हेडिंग 3 थी, तो वो आपकी हेडिंग 3 अंडरलाइन नज़र आ रही है। ओवरलाइन हेडिंग 4 में यूज़ किया था तो हेडिंग के ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही है। और लाइन थ्रू हमने इस्तेमाल किया था हेडिंग 5 में, तो राइट में जो आपकी हेडिंग 5 डिस्प्ले हो रही है वो कट हो गई है। So in this way your text can be decorated. The fourth property for your text is spacing between words. So if you want that there should be space between some words, then you have to use the word spacing property. For that, inside some selector you have to mention the property name as word spacing, and then you have to provide the value for that. So let's use it inside the paragraph. Word space. So how they are using the hyphen in between. Word spacing, and then value we have given and check. So you can see that 50 pixel space is there between the words. Then the next property is your spacing between letters. For that you have to use letter spacing property, जिसके लिए हमें क्या करना है, word spacing की जगह letter spacing property का इस्तेमाल करना है और वहाँ पे एक value provide करनी है। That we are using in our H1 heading. तो यहाँ पे हम H1 अपना लिख लेते हैं, उसके में हम लिखते हैं letter spacing and then provide the value semicolon, save it and check the changes. तो आपके यहाँ पे देखिए लेटर्स के बीच में आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा।
The last is capitalize text. If you have to make your text look in capital letters, then you have to use the form text transform property. और इसके अंदर आपकी 4 वैल्यूज आती हैं, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस एंड नन। तो हम ये यूज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखते हैं हमारी हेडिंग 1 जो है वो कैपिटलाइज हुई कि नहीं। लेट्स यूज जेड इन प्लेस ऑफ एस ओवर हेयर, क्योंकि स्पेलिंग्स का भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। अगर आप स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं तो भी वो नहीं लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहली जो लेटर्स हैं वो सारे क्या हो गए, कैपिटल्स हो गए हैं। हेडिंग 1 में ही इसको लोअर केस यूज करें तो आपकी देखिए हेडिंग 1 जो है वो सारी की सारी लोअर केस में हो गई है। और इसी को अगर हम अपर केस कर दें तो ये आपकी सारी अपर केस में हो रही है। और यहाँ पे अगर आप इसको नन कर देते हैं, ये आपको कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, तो आपके कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, जो हेडिंग आपकी लास्ट आपने जो चेंज किया था वो वैसे का वैसे ही आ गया इसमें। ठीक है, यही चीज़ हम अपनी सेकेंड हेडिंग में अप्लाई करके देख रहे हैं। तो देखिए सेकेंड हेडिंग आपकी क्या हो गई, कैपिटल लेटर्स में होगी। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज योर मार्जिन्स एंड पैडिंग। सो फर्स्ट वन इज सेट द मार्जिन इन एन एलिमेंट विद मार्जिन प्रॉपर्टी। अगर किसी एलिमेंट में आपको मार्जिन सेट करना है तो उसके लिए आपको मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट की 4 साइड्स होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो इसी तरीके से हमारे जो मार्जिन है वो भी चारों तरफ से सेट होते हैं और उनका ऑर्डर होता है आपका मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। तो हम ये अपना क्या अप्लाई कर रहे हैं, अपने बॉडी में अप्लाई करते हैं। तो हमारी बॉडी में अभी तक जो हमने अप्लाई किया था इसको हम रिमूव कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे अपना मार्जिन की वैल्यू देते हैं। मार्जिन टॉप हो गया, फिर मार्जिन राइट देना है, फिर बॉटम देना है, फिर लेफ्ट देना है। मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, and last is margin left. Save it and then check the changes. तो देखिए बॉडी में हमने कलर रिमूव कर दिया तो कलर रिमूव हो गया और जो हमने मार्जिन प्रोवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर जो हमारा डाटा था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस तरीके से डिस्प्ले हो गई है। सो यू कैन ऑल्सो कंपाइल ऑल दिस इंफॉर्मेशन एज वन। इसको आप एक तरीके से भी कंपाइल कर सकते हैं जी। डायरेक्ट बॉडी टैग में आपने सिर्फ लिखा मार्जिन और उसके बाद चारों तरफ के मार्जिन की सिर्फ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। आपको बार बार मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज सेट पैडिंग इन एन एलिमेंट। तो पैडिंग के लिए भी जैसे मार्जिन में आपके पास 4 वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज होती हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। So for that you can take your paragraph tag, hashtag tag, any selector you can take and then you can provide your values. तो पैडिंग की वैल्यूज भी आप ऐसे ही एक सिंगल वे में कंपाइल करके लिख सकते हैं। आपको बार बार सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक सिंगल स्पेसिफाई करनी है देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, पैडिंग लेफ्ट एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू। सो लेट्स टेक इट।
पैराग्राफ के अंदर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं पैडिंग, और हम सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ चेक इट। तो आपकी देखिए लास्ट लाइन के आपने पैराग्राफ में जो पैडिंग प्रोवाइड की थी उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा है। देन सिक्स्थ इज योर बॉर्डर्स। अगर बॉर्डर्स में आपको कोई चेंजेस करने हैं, द फर्स्ट वन इज इफ यू हैव टू सेट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर्स, फॉर दैट यू हैव टू यूज द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी। फॉर दैट यू हैव द वैल्यूज थिन, मीडियम, थिक और न्यूमेरिक वैल्यू। आप या तो थिन, मीडियम, थिक लिखिए या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेकेंड इज स्पेसिफाई द कलर ऑफ बॉर्डर्स थ्रू बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। अगर आपको बॉर्डर्स प्रोवाइड करने हो तो उसके लिए चलिए हम आपको उस बॉर्डर का भी दिखाई देते हैं। इसके अंदर हम अपनी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल टैग मेंशन कर लेते हैं और इसको हम अपने पहली वाली कोडिंग से कॉपी कर लेते हैं जो हमने अपने पहले कोडिंग लिखी हुई है, उसमें हमने अपनी ये टेबल बनाई थी। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से एंड देन पेस्ट इट हेयर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे आपकी टेबल नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इस टेबल का भी हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसको हम बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर ही। नाउ यू आर गेटिंग द बॉर्डर। तो अब हम ये सारी प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस। तो यहाँ हम लोग स्टाइल टैग के अंदर अपना टेबल मेंशन करते हैं, टेक curly bracket and inside it take this value border width. Now see whether any changes are there or not. तो देखिए आपकी border width आपको नजर आ रही होगी। Then the second one that we were talking about is your color of the borders. So let's provide the color to the border. Border color equals to blue. Let's check it. So we are getting blue colored border. Then the third property is define type of borders. It means if you have to provide any particular type of border, that you can do through border style property. And the different types of borders that are available to you are dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset and outset. तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, बॉर्डर स्टाइल, एंड देन वी हैव टू मेंशन हमें कैसा चाहिए। तो चलिए हमने इस वक्त डॉटेड मेंशन कर दिया है, तो देखते हैं हमारे पास डॉटेड बॉर्डर कैसा आता है। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो नहीं होगा रन, मैंने पहले ही कहा था। तो देखिए डैश्ड फॉर्म में ऐसे आएगा आपके पास। डॉटेड जो हमने पहले किया था वो नहीं था क्योंकि बॉर्डर के स्पेलिंग गलत थे। अब हम डॉटेड दोबारा रन कर रहे हैं तो डॉटेड इस तरीके से होगा। इफ़ यू राइट रिज तो इस तरीके से नज़र आएगा रिज। सो इन डिफरेंट वेज यू कैन क्रिएट योर बॉर्डर। देन इज कंपाइल ऑल बॉर्डर प्रॉपर्टीज। अगर आपको सारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज एक बार में मेंशन करनी है, फॉर दैट you have to do what, you have to write border and then you have to specify all the values.
तो आपकी वैल्यूज जाएंगी वो कैसे आएंगी, पहले बॉर्डर ब्रेथ आएगी, फिर बॉर्डर का स्टाइल आएगा और फिर बॉर्डर का कलर आएगा। तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठे यहाँ मेंशन कर देते हैं। मैंने सिर्फ बॉर्डर लिखा, उसके बाद मुझे क्या करना है, बॉर्डर की विड्थ बतानी है, तो विड्थ में 15 px रख देती हूँ। फिर मुझे क्या बताना है, बॉर्डर का स्टाइल बताना है, तो मुझे आउटसेट चाहिए, और फिर मुझे बॉर्डर का क्या बताना है, कलर बताना है, तो मैं पिंक रख देती हूँ। एंड नाउ लेट्स चेक वेदर ऑल दीज आर वर्किंग और नॉट। तो देखिए ये आपका सारा वर्क कर रहा है अच्छे से। तो आप सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठे भी मेंशन कर सकते हैं, और सारी प्रॉपर्टीज जब आप इकट्ठे मेंशन करते हैं दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपको बार बार बॉर्डर ब्रेथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ एक बॉर्डर वर्ड लेना, उसके आगे सारी अपनी वैल्यूज मेंशन करनी है। Then the next topic, that is the last topic for you, is your limitations of CSS, क्योंकि CSS में भी अभी भी कुछ कमियां हैं जो हमें दूर करनी पड़ेंगी। तो जो कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं CSS के, वो क्या हैं। द फर्स्ट इज CSS इज़ नॉट सेम अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स। हर ब्राउज़र में ये एक जैसी नहीं दिखती। इट डिस्प्लेज वेरी डिफरेंटली इन डिफरेंट ब्राउजर्स। तो अभी हम जिस ब्राउज़र में वर्क कर रहे थे वो था गूगल क्रोम, तो इसमें हमें जिस तरीके से दिखाई दिया, हो सकता है जब आप दूसरे ब्राउज़र में काम करें तो आपको ये सारा एक नए फॉर्म में दिखाई दे। सेकेंड, इट इज़ एन ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम। एक ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है, इसलिए इसमें कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं है जिससे कि आपके डाटा को कोई भी चेंज कर सकता है। इट कैन बी ओवर रिडन। थर्ड इज इट कैन नॉट परफॉर्म एनी लॉजिकल ऑपरेशंस। इसके में कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं होते, जैसे कि इफ एल्स फॉर वाइल, वो नहीं परफॉर्म कर सकते आप। एंड लास्ट वन इज इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस। इसका कोई भी इंटरेक्शन डेटाबेस के साथ नहीं होता। आपको सारी कोडिंग खुद करनी पड़ती है, डेटाबेस से आप कोई भी डाटा नहीं ले सकते हैं। So I hope that whatever we understood today, whatever I explained you today, आपको वो सब समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है CSS, HTML की तरह ही बहुत ज़्यादा इजी है। सो यू कैन डू इट वेल। आप इसको एक बार दोबारा अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिकली ज़रूर परफॉर्म करके देखिएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर comfortably and properly. So I hope you like today's session, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। द स्टूडेंट्स और पर्सन्स हु हैव सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड विद द अपकमिंग सेशंस। और जो पर्सन्स और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब योर ओन चैनल। ये आपका अपना खुद का चैनल है जहाँ आप फ्री होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, यू गेट नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली ऑफ ऑल द वीडियोज़ दैट आर गोइंग टू कम। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।